हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस में फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को हम एक ही वीडियो में एक ही शॉट में हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने इसमें कवर की हैं। पूरी की पूरी फिजिक्स ऑलमोस्ट इसमें रहेगी एंड शॉर्ट में रहेगी। एक ही शॉट में हम पूरी वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है, दैट इज फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, दैट कैन बी मेजर्ड। बेसिकली इसको आप सिंपल शब्दों में समझिए। जिसको मापा जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है नंबर, एक होती है यूनिट। मतलब कि एक न्यूमेरिकल पार्ट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें मीटर, यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, 5 मीटर। इसमें दो यूनिट है, दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स हैं, तो एक जो पार्ट है दैट इज नंबर। एक तो नंबर हुआ और दूसरा जो पार्ट है दैट इज यूनिट। बेसिकली इट कंटेन टू पार्ट, नंबर एंड यूनिट। ठीक, समझ में आ गई फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं हम, क्वेश्चन जो है जनरली किससे पूछ लिया जाता है? फिजिकल क्वांटिटी से पूछ लिया जाता है। उनकी एसआई यूनिट, सिंबल तो नहीं बट एसआई यूनिट जनरली पूछी जाती है। इसको आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ की होती है मीटर, सभी को पता है। मास की होती है किलोग्राम, दैट इज केजी। टाइम की होती है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगी उस पर मैं टिक लगाती जाऊंगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस पर मैं डबल टिक लगाऊंगी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है। टेम्परेचर की होती है केल्विन। टेम्परेचर की होती है केल्विन, इधर लगा देती हूँ मैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है? मोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि जनरली हम इसके बारे में नहीं सुनते हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडिला। सीडीज का सिंबल है। फोर्स की होती है न्यूटन, आप सभी को पता है। एनर्जी और वर्क की पूछ लिया जाता है क्योंकि दोनों की एक ही होती है, जूल। पावर की होती है वाट और प्रेशर की होती है पास्कल। प्रेशर इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। प्रेशर की होती है पास्कल। मोशन क्या होता है? देखिए, मोशन जो होता है चेंज इन पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ अगर पोजीशन में चेंज हुआ है दैट इज नोन एज मोशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस था, वो विद टाइम फिर खिसक के यहाँ पे आ गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। यानी कि उसमें मोशन हुआ है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहीं पे है और शाम होने तक वो यहीं पे रखा हुआ है, तो यानी कि मोशन हुआ ही नहीं है उसमें। बट अगर सुबह कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और शाम में वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मिलता है, यानी कि उसने ये डिस्टेंस कवर की है। दैट मीन्स उसमें कुछ चेंज आया है उसकी पोजीशन में एंड दैट इज नोन एज मोशन, यानी कि उसने मूव किया है। मोशन कितने तरीके के होते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। वी हैव प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर, इट फॉलोज अ कर्व्ड पाथ। तो बेसिकली जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करते हो तो वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है और ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में वो वापस से नीचे आता है। ठीक है, वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है। वो इस तरीके से कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा एंड दिस पाथ इज नोन एज पैराबोला। इसको पैराबोला भी कहा जाता है। तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर मोशन। तो जब कोई बॉडी जो है सर्कल में मूव करती है कांस्टेंट स्पीड से, तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें व्हील की, ये सर्कुलर मोशन है, यानी कि बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करती है एट अ कांस्टेंट स्पीड। सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें तो ये वो फोर्स होता है दैट पुल्स अ बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मान लीजिए कि ये सेंटर है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसमें क्या होता है? वो फोर्स जो कि किसी बॉडी को सेंटर की तरफ मूव करा रहा है, सेंटर की तरफ उसको पुश कर रहा है। दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल। अब इसका उल्टा होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो बाहर की तरफ पुश होती है। यानी कि जो फोर्स लगता है जो उस बॉडी को बाहर की तरफ क्या करता है? पुश करता है। और सेंट्रीपिटल में क्या होता है? वो फोर्स जो कि बॉडी को अंदर की तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, उसको खींच रहा है सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल मतलब जो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो बाहर की तरफ पुश कर रहा है बॉडी को। अब कुछ टर्म्स हैं दैट आर रिलेटेड टू मोशन। जैसे कि डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कि टोटल जो पाथ कवर किया है ऑब्जेक्ट ने उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से चला है और वो बी पॉइंट पे जाके रुका है। इसने कुछ रास्ता कवर किया होगा, इसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। दैट टोटल पाथ
दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। सो जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये टोटल पाथ है। अब ये ऐसे करके ऐसे ऐसे जितना भी मूव करेगा वापस से बी पॉइंट पे आ रहा है, दैट इज टोटल पाथ। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। तो अगर कोई पर्सन यहाँ से चलते चलते ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता ये भी है। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको आप क्या बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। सो दो पॉइंट के बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। और जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का जो टोटल पाथ कवर हुआ है दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक। वी हैव स्पीड। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट मूव, जो कितना फास्ट वो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है उसको बोला जाता है स्पीड। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस कवर की गई है। ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी तो मतलब स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी तो ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी कम टाइम में। सो हाउ फास्टली एनी ऑब्जेक्ट मूव। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब कि जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी होती है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने फिजिक्स पार्ट वन के बारे में डिस्कस, जहाँ पे हमने फिजिक्स पार्ट वन जो वीडियो है उसमें हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी डिस्कस की है। सो वेलोसिटी जो जो होती है ये भी स्पीड ही है, बट यहाँ पे हम डायरेक्शन को भी मेंशन करते हैं कि जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है इस स्पीड के साथ। सो दैट इज वेलोसिटी। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि जो स्पीड है, वेलोसिटी की स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, वेलोसिटी में चेंज मतलब कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है टाइम के साथ, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स और उसके टाइप्स की यहाँ पे बात हो रही है। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल दैट चेंज मोशन, शेप और डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, सो इस पे दो तरीके के फोर्स अप्लाई हो सकते हैं, या तो पुश हो सकता है या तो पुल हो सकता है, या तो उसको खींचा जा सकता है, उसको धक्का दिया जा सकता है। तो पुश और पुल जो कि उस ऑब्जेक्ट की या तो मोशन को मोशन करेंगे, मतलब या तो उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, है ना, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह मूव करेगा, या उसके शेप में चेंज आ सकता है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो पुश या पुल लगने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो या उसकी शेप में चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो, तो हम उसको बोलते हैं कि उस पे फोर्स लगा है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। तो फोर्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो कि मोशन को अपोज करता है। मान लीजिए कि दो सरफेसेस हैं, तो दो सरफेसेस के बीच में अगर वो कांटेक्ट में है और एक सरफेस, दो सरफेसेस अगर मूव कर रही है या एक सरफेस दूसरी सरफेस पे मूव कर रही है, दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, तो वहां पे जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाली बॉडी है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर मोशन इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सो इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, है ना, मोशन को ही हमेशा अपोज करता है। दो सरफेसेस के बीच में जो मोशन हो रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट ये फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि किसी भी बॉडी को, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मूव कर रही होती है तो उस सर्कुलर मूविंग बॉडी को जो कोई भी फोर्स अंदर की तरफ पुल कर रहा है, अंदर की तरफ जो बॉडी आएगी तो वो खींचेगी, तो वो उसको इनवर्ड पुल करता है, तो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल उसका जस्ट उल्टा होता है, इट अपेरेंटली आउटवर्ड फोर्स फेल्ट इन रोटेटिंग मोशन बॉडी। सो कोई भी बॉडी जो है जब रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन पे, तो उसमें जो आउटवर्ड पुश होता है, यानी कि वो बॉडी का जो वेट है वो आउटवर्ड, या उसमें जो मास है वो आउटवर्ड पुश हो रहा है, the force that is felt outward on the rotating body, so that is known as centrifugal force। उसको centrifugal कहा जाता है, और ये रियल फोर्स नहीं होता, that is like hypothetical something। टॉर्क की अगर हम बात करें तो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, मतलब फोर्स लग रहा है और कोई बॉडी सर्कुलरली अगर एक एक्सिस पे मूव कर रही है, सो दैट इज कि मतलब टॉर्क अप्लाई हुआ है उस पे, टॉर्क उसको हम बोलते हैं। फिर आता है हमारा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मतलब कि जो डिफ्लेक्ट करता है मोशन को, कोई भी जो सर्कुलर राउंड रोटेशन वाली जो बॉडी है, जैसे कि अर्थ का रोटेशन होता है एंड जो रोटेटिंग बॉडी है, सो उस पे कोई भी अगर जो ऑब्जेक्ट है, जैसे एयर उस पे
अर्थ एक रोटेटिंग मोशन वाली बॉडी है और उस पे एयर मूव करती है। सो एयर के मोशन को वो डिफ्लेक्ट कर देता है। सो एयर के मोशन को जो डिफ्लेक्ट कर रहा है दैट इज कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, डिफ्लेक्ट मोशन ड्यू टू अर्थ रोटेशन। कि कोरियोलिस फोर्स जो है मोशन को डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि उसकी जगह से उसको हटा देता है। अगर ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करना है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, तो उसको डिफ्लेक्ट करता है मोशन को। ये क्यों होता है, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से लगता है। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आर लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के नियम, न्यूटन के जो लॉ है मोशन के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो नियम है दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन रेस्ट और इन मोशन अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तो जो बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। सो एक सिंपल लाइन में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया गया है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सो इसको भी आप याद करेंगे, क्योंकि कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया भी पूछ लिया जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसेलरेशन। यानी कि कोई भी जो बॉडी है उसका जिस एसेलरेशन से वो मूव कर रही है इनटू उसका जितना मास है उतना, सो दैट इज नोन एज दैट इज इक्वल्स टू फोर्स। और उसी फोर्स को हम बोलते हैं मोमेंटम। मतलब उस पर उतना मोमेंटम लग रहा है, उस बॉडी का उतना मोमेंटम है, मतलब जो भी उसका मास है और जितने एसेलरेशन से वो मूव कर रही है, सो दैट इज इक्वल्स टू दैट फोर्स। सो यानी कि उतना ही उसका मोमेंटम है, सो दैट इज नोन एज मोमेंटम ऑल्सो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एक्शन एक्शन रिएक्शन लॉ भी हम इसे बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो थर्ड लॉ न्यूटन का कहता है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि आप बंदूक से गोली चलाते हैं, तो जब आप फोर्स लगाते हैं और उसमें से जो गन जब आप शूट करते हैं और उसमें से एक तरीके से वो बुलेट्स जब फायर होती है, तो आपका जो कंधा है, आपका जो हाथ है, उस पर भी जर्क लगता है। तो आपने फोर्स लगाया तो आपके कंधे पे, आपके हाथ पे भी एक फोर्स अप्लाई हुआ, एक जर्क लगा। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वर्क, पावर और एनर्जी का। सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन व्हेन अ फोर्स व्हेन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट मूव किया। तो अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मतलब उस पर कुछ काम हुआ है। ठीक है। सो वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगा है और उसमें कुछ बदलाव आया है, उसकी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो दैट इज नोन एज वर्क डन। अब देखिए वर्क डन जो है जीरो भी होता है। वर्क डन जीरो कब होगा, वर्क डन जीरो तब होगा अगर आप बॉडी पे फोर्स तो लगा रहे हैं बट बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही है। मतलब कि जो भी ग्राउंड है उसके वो परपेंडिकुलर मूव कर रही है। पर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है फोर्स के, फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में हुआ है, तो परपेंडिकुलर ही है एक तरीके से। सो अगर आपकी फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है आपकी डिस्प्लेसमेंट, सो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि W इज इक्वल्स टू फोर्स, मान लीजिए आपका 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, जीरो। ठीक है। सो 5 × 0 इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है यानी परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। पावर क्या होती है, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से वर्क किया जा रहा है, दैट इज पावर, कितनी पावर है। तो इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज P इज इक्वल्स टू W/T, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क है। एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क, सो दैट इज एनर्जी। अब इनकी सबकी एसआई यूनिट तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वो तो आप सभी को पता ही है। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी जो है बहुत सारे तरीके की होती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बेसिकली। सो एनर्जी जो है एक तरीके से अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है। बल्ब में जो होगी वो कौन सी होगी, लाइट एनर्जी। जब रिएक्शंस होती है, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी होती है, जो वायर्स में होती है। बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो लाइट बोल रहे हैं हम उसको। हीटर में हीट एनर्जी, मशीन काम कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सब। अब यहाँ पे कुछ डिवाइस दिए गए हैं और उनसे कन्वर्जन पूछा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है। सो एनर्जी जो है ना वो
कभी भी बढ़ती या घटती नहीं है, इसको आप समझिए। ये एनर्जी का लॉ है कि जो एनर्जी है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को आप ना बढ़ा सकते हो ना आप उसे कम कर सकते हो। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है बस। यानी कि अभी जो 5 जूल एनर्जी है 5 ही जूल रहेगी यूनिवर्स में। बस इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। कुछ एनर्जी मान लीजिए 3 जूल जो है आपकी लाइट एनर्जी हो गई और 2 जूल जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी रह गई। सो ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। तो वही उसी पर बेस्ड है डिवाइस और उनके कन्वर्जन। सो डिवाइस और उनके कन्वर्जन में देखिए आप इसको, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब में कन्वर्जन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलती है लाइट एनर्जी में, एंड देन लाइट एनर्जी फिर हीट में भी, मतलब हीट और लाइट दोनों में। मान लीजिए आपने बल्ब जलाया, इलेक्ट्रिसिटी आई पहले, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है चेंज हुई, फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसी इलेक्ट्रिसिटी से तो लाइट बनी, लाइट जली उसमें। और जब लाइट जलेगी तो बल्ब गर्म भी होगा, आसपास उसकी गर्माहट होगी, तो हीट एनर्जी भी होती है। फैन में क्या होता है, फैन में होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज होती है, मैकेनिकल में। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जब आप प्रोवाइड कर रहे हो तो फैन कुछ काम कर रहा है, तो इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी। सोलर सेल्स में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है, सन की जो लाइट है उसको सोलर सेल्स लेती हैं और उसको किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल में। यानी सोलर सेल से हम बिजली हमें मिलती है, तो वो सन लाइट को, सन की लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। माइक्रोफोन जो है वो साउंड एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। लाउड स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, साउंड में। जनरेटर, जनरेटर चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि जो अब आपने काम किया उस पे कुछ, जनरेटर में आप ध्यान से समझेंगे, जनरेटर में सबसे पहले ना आप उसको एक उस पे फोर्स लगाते हो, उसको मूव करते हो, उसका जो एक तरीके से ऐसे वाला कुछ लोक टाइप, मतलब एक हैंडल होता है ना, उसको आप मूव करते हो। सबसे पहले बहुत तेजी से आप उसको मूव करोगे, तो मैकेनिकल एनर्जी थी क्योंकि आपने काम किया। मैकेनिकल एनर्जी तब होती है जब आप काम करा रहे हो मशीनरी से, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी थी, और फिर जब आपने उसे चलाया तो फिर वो चलने लगता है और फिर उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो देन वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी का एक उल्टा है जनरेटर का, दैट इज मोटर। मोटर इसमें दिया नहीं गया है बट मैं बता देती हूँ। मोटर जो है, क्योंकि जनरेटर और मोटर जो है पूछ लिए जाते हैं कई बार। मोटर जो है, मोटर में उल्टा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, मैकेनिकल में। आपने देखा होगा मोटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मोटर चलता है और मोटर से फिर हम कोई भी मशीनरी कनेक्ट करके उससे काम कराते हैं, ठीक है। सो मोटर फिट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी देके फिर हम उस मशीनरी से काम कराते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हो रही है। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और फिर बैटरी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ वेट एंड ग्रेविटेशन। सो वेट एंड ग्रेविटेशन में क्या है कि वेट सबसे पहले फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट, कितने फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, ये होता है वेट। तो वेट में क्या आएगा, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। सो कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लग रहा है, मान लीजिए कोई भी मास है तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लग रहा है, तो कितने फोर्स के साथ अर्थ उसे पुल कर रही है। अर्थ के पुल करने का मतलब है ग्रेविटी लग रही है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की, तो एवरी मास अट्रैक्ट एवरी अदर मास। तो ग्रेविटेशन मतलब कि कोई भी जो मास होगा वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे दूसरा एटम है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो इट इज लाइक दिस। सो एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास। तो इसका मतलब अर्थ भी हमें अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल करती है, वो तो ग्रेविटी हमें पता ही है कि हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। बट क्योंकि अर्थ का मास इतना ज़्यादा है और हमारा मास इतना कम है, तो अर्थ हमें अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, ज़्यादा हमें अपनी तरफ खींच के रखती है, और हमारा जो उसे अट्रैक्शन है वो हमें फील नहीं होता। मतलब सॉरी, अर्थ को फील नहीं होता, मतलब जब हम अर्थ को जो अट्रैक्शन फोर्स उस पे लगा रहे हैं तो अर्थ को फील नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी लगा रही है। सैटेलाइट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, जो प्लैनेट की खोज खबर लेता है, जो प्लैनेट के रिवॉल्व अराउंड करता है ऑब्जेक्ट, उसको आप सैटेलाइट बोलते हो। सो जैसे कि हमारी अर्थ के ऊपर भी बहुत सारे सैटेलाइट है, और उसमें से अगर हम मून की बात करें तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि प्रकृति ने हमें दिया है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने अर्थ के आसपास, अर्थ के ऊपर छोड़े हुए हैं, जो कि अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं और अर्थ की खोज खबर लेते हैं, जैसे कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे अलग अलग जगहों पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, कहाँ पे
आइस ब्रेक हो रहा है, आइसबर्ग ब्रेक हो रही हैं, कहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ है, कहाँ पे क्या सब चीज़ें हो रही हैं। तो अर्थ के हेल्थ का एक तरीके से जायज़ा लेते रहते हैं सैटेलाइट। एस्केप वेलोसिटी मिनिमम स्पीड टू लीव अर्थ ग्रेविटी, मतलब कि जब हम अर्थ की ग्रेविटी है, सो जैसे अर्थ है यहाँ पे, तो अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, तो जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाते रहते हैं तो वो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो खत्म होता रहता है, कम होता रहता है। सो यानी कि सबसे मिनिमम वो स्पीड जो कि हमें चाहिए ताकि हम उस अर्थ की ग्रेविटी से निकल के बाहर चले जाएं। सो ये हमें है, एस्केप जो वेलोसिटी है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में लगभग हमें 11.2 किलोमीटर की डिस्टेंस से अगर हम जा रहे हैं तो हम अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके निकल जाएंगे। ये मिनिमम स्पीड रहेगी कि जिससे हमें एक सेकंड में, अगर हम 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें इस स्पीड से अगर हम जाएंगे तो हम अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर पाएंगे, वरना तो अर्थ हमें अपनी तरफ आसानी से खींच लेगी। तो दैट इज एस्केप वेलोसिटी। फिर बात करते हैं हम प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है कि पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। अगर पर यूनिट एरिया पे ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है तो मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा। सो फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो हील का इसमें एग्जांपल दिया जाता है। जो गर्ल्स की हील होती है वो पॉइंटेड हील की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। सो इसका जो एरिया है वो बहुत कम है। तो जब भी आप देखेंगे अगर सैंड पे खड़े हों या अगर क्ले मिट्टी में खड़े हों तो वहाँ पे होल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो एरिया जितना कम होगा ना, P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, है ना। फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात बोली गई है कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो हील का एरिया कम है तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगता है और वहाँ पे गड्ढा हो जाता है जहाँ पे हील के साथ हम पैर के साथ खड़े होते हैं, मतलब इफ़ वी आर स्टैंडिंग वियरिंग हील तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है मिट्टी में, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगता है। ऑन द अदर हैंड जब हम स्लीपर्स पहनते हैं तो स्लीपर्स से तो कोई होल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम पड़ता है। क्यों पड़ता है प्रेशर कम? क्योंकि एरिया ज़्यादा है। स्लीपर का बड़ा एरिया होता है तो जो फोर्स पड़ता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो प्रेशर कम पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता है या होल नहीं बनता है। नेक्स्ट भी हाँ, इसमें बात बोली गई स्मॉलर एरिया होगा तो हाई प्रेशर होगा, क्योंकि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अ नाइफ कट इजली बिकॉज इट हैज शार्प एजेस। जो नाइफ है उसकी शार्प एजेस होती हैं तो वो आसानी से किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको कट कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी शार्प एजेस होती है। सो शार्प एजेस का मतलब है कि एरिया कम है, तो एरिया कम है तो वो आसानी से उसको कट कर पाएगा। इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो इलास्टिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू रिगेन इट्स शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन, मतलब कि जब हम किसी बॉडी को डिफ़ॉर्म करते हैं। मान लीजिए कि जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई आपने देखा होगा जो क्ले वाली जो क्ले अ, होती है, क्ले से हम बहुत सारे टॉयज़ बनाते हैं और बहुत सारे डेकोरेशन का सामान बनाते हैं, एस्थेटिक चीज़ें बनाते हैं। सो जो मोल्ड क्ले होती है जिसको मोल्ड किया जा सकता है। सो इसके अलावा जिससे मूर्ति बनती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, सो हम अगर उसको डिफ़ॉर्म कर देते हैं या उसका हम कोई और शेप उसको दे देते हैं और वापस से आप अगर उसको अपनी शेप में लेके आए तो वो अपनी शेप में आ जाएगी। जैसे अगर हम बात करें रबर की, तो वो जो रबर है जब हम उसको खींचते हैं तो वो अपनी शेप से डिफ़ॉर्म हो जाती है, मतलब जैसी उसकी शेप थी उससे वो बिगड़ जाती है। लेकिन जब हम उससे फ़ोर्स हटाते हैं तो वापस से वो अपनी शेप में आ जाती है। सो इलास्टिसिटी का मतलब वही है कि कितना जल्दी, कितनी एबिलिटी है किसी बॉडी में कि वो अपने नेचुरल शेप को या अपने ओरिजिनल शेप को बेसिकली रिगेन कर पाए डिफ़ॉर्मेशन के बाद भी। तो यानी कि उसमें डिफ़ॉर्मेशन हुआ, स्टिल वो अपने ओरिजिनल शेप को नेचुरल शेप में आ पा रही है, उसको रिगेन कर पा रही है। सो बॉडी की इसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। सो दिस इज़ इलास्टिसिटी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्ट्रेस। सो स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज़ अप्लाइड ऑन बॉडी। सो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज़ अप्लाइड ऑन बॉडी उसको कहा जाता है स्ट्रेस। सो मान लीजिए कि कोई बॉडी है एंड उस पे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, सो इफ यू अप्लाइड फोर्स ऑन दैट बॉडी, सो पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया है उसको स्ट्रेस बोला जाता है। अगर मान लीजिए कि
फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज स्ट्रेस। सो अगर एरिया ज़्यादा है तो स्ट्रेस कम होगा, मतलब अगर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे प्रेशर है। सो मान लीजिए कि अगर ज़्यादा एरिया है और आप उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस कम पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट अगर एरिया कम है और आप उस पे फोर्स लगाएंगे तो कम एरिया पे वो फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा किसी भी बॉडी पे। सो दिस इज द थिंग। स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो चेंज इन लेंथ और शेप दैट इज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। So change in length or shape that is divided by original length की strain is basically there is a change in length or shape that is divided by original length। मान लीजिए कि ओरिजिनल लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी भी थी, तो जब हम उसे खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है ना? सो कितना चेंज हुआ है उसकी लेंथ में या कितना चेंज हुआ है उसकी शेप में, डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि हम उससे कंपेयर करेंगे कि ओरिजिनल उसका जो शेप थी वो कैसी थी और जब हमने उस पे फोर्स लगाया है तो उसकी जो लेंथ है, उसका जो शेप है, उसमें क्या चेंज आया है। सो दैट चेंज इन लेंथ या दैट चेंज इन शेप इज नोन एज स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इज बेसिकली कि अ, कितना चेंज आया है और कितनी वो ओरिजिनल थी। सो उसको उसका जो रेशियो है दैट इज स्ट्रेन। बायोन्सी की अगर हम बात करें, सो अपवर्ड फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड। कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड में है, पानी में है। सो पानी उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है एंड दैट फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट जो कि फ्लूइड में है, तो फ्लूइड जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है उसको हम बायोन्सी बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखेंगे बायोन्सी अपवर्ड फोर्स है जो फ्लूइड लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल का लॉ ये कहता है प्रेशर दैट इज अप्लाइड टू ए फ्लूइड इन इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सो जो भी प्रेशर अप्लाई होता है फ्लूइड पे तो वो ट्रांसमिटेड हो जाता है हर डायरेक्शन में इक्वली, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स लिफ्ट्स में भी इसका यूज होता है। पास्कल लॉ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट में हम सभी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के जितने भी नियम हैं सबको हम डिस्कस करेंगे, तो वहां हम अच्छे से पास्कल लॉ को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो इसको भी अभी लीव कर देते हैं। सरफेस टेंशन, कोहेजन एंड एडेशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन इज लाइक लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक शीट। सो लिक्विड जो सरफेस है वो इलास्टिक स्ट्रेच इलास्टिक शीट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उनमें सरफेस टेंशन होती है। सो जैसे कोई शीट है, इलास्टिक शीट है, सो उसकी तरह जब देयर पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स है लिक्विड सरफेस के वो आपस में एक तरीके से खिंच रहे होते हैं, ठीक है? तो वो इलास्टिक शीट की तरह बिहेव कर रही है, सो दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। फिर हमारे पास आता है कोहेशन, सो अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूल है, होमोजीनियस है वो, कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर और वाटर के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं कोहेशन। सो दैट इज कोहेशन। एडहेशन जो है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। एडहेशन होता है अट्रैक्शन फोर्स दैट इज अप्लाइड या दैट इज इन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक पानी का ग्लास है तो पानी के ग्लास में सिर्फ पानी है ना? सो पानी पानी के बीच में जो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कोहेजन। लेकिन अगर पानी में मैं अ, शुगर या फिर सॉल्ट डाल देती हूँ, तो अब सॉल्ट के भी वहाँ पे पार्टिकल्स हैं, शुगर के भी पार्टिकल्स हैं, या पानी में मैं ऑयल डाल देती हूँ, तो ऑयल के भी मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे। सो बेसिकली होता क्या है कि जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है, सो दैट इज नोन एज एडेशन। तो उसको आप एडेशन बोलते हो, क्योंकि वो एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे अलग मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है? अडेयर कर रहा है, चिपका रहा है अपने साथ। सो दैट अट्रैक्शन, दैट stickiness is known as adhesion. So next we have density, capillarity, and viscosity. So density, capillarity, and viscosity. So density is equals to mass upon volume. So density हम बोलते हैं mass upon volume, यानी कि जितना आपके पास वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है? ज़्यादा मास है तो मतलब ज़्यादा डेंसिटी होगी, घनत्व ज़्यादा होगा। अगर कम पार्टिकल है, मान लीजिए कि एक ये वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम हम रखते हैं,
ये मान लीजिए कि 2 सेम वॉल्यूम है और यहाँ पे अलग-अलग मास हम रखते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर में कि वॉल्यूम सेम है, बट सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा भीड़-भाड़ कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे है। यानी कि मास यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है ना? सो मास अपॉन वॉल्यूम m/v इज़ इक्वल्स टू d। सो वॉल्यूम मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है? सो डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। कैपिलैरिटी की अगर हम बात करें तो कैपिलैरिटी इज राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन थिन ट्यूब्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो राइज फॉल है ट्यूब्स में लिक्विड का, सो उसी को हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। कैपिलरी समथिंग रिलेटेड टू, हाँ आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम जनरल साइंस पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कैपिलरीज होती है, तो कैपिलरीज आर लाइक पाइपलाइन काइंड ऑफ थिंग, है ना? सो वहाँ पे जब लिक्विड राइज होता है, फॉल होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से हो, सो दैट इज कैपिलैरिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो इन अ लिक्विड। सो रेजिस्टेंस टू फ्लो, मान लीजिए कि ये वाटर है और ये हनी है। सो जब आप वाटर को एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएंगे, उसको एक जगह से डालेंगे, सो वाटर बहुत जल्दी से मूव करेगा, बट जब आप हनी को डालेंगे तो हनी बहुत आराम से मूव करेगा और दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए टाइम लेगा। सो बेसिकली होता क्या है कि जब वाटर होता है ना, तो वाटर में विस्कोसिटी कम होती है, तो इसकी वजह से इस पे जो रेजिस्टेंस इसके अंदर है, जो इसकी जो लेयर्स है, बेसिकली रेजिस्टेंस जो होता है वो एक तरीके से लेयर्स जो होती है, लिक्विड की जो लेयर्स हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, तो एक रेजिस्टेंस फोर्स उसमें लगता है और वो रेजिस्टेंस जो है वो लिक्विड के फ्लो को क्या कर रहा है, रोक रहा है। सो वाटर में जो लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है, जिसकी वजह से वो आसानी से फ्लो कर रहा है, ठीक है? सो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसकी विस्कोसिटी कम है। लेकिन हनी में क्या होता है, हनी में जो लेयर्स के बीच में फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इसको फ्लो नहीं होने देता। सो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसकी विस्कोसिटी हाई है। सो रेजिस्टेंस टू फ्लो मतलब ये फ्लो होने का जो रेजिस्टेंस है, इसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि हनी में होता है तो हनी फ्लो नहीं होता है। और अगर रेजिस्टेंस कम है तो मतलब कि लिक्विड फ्लो होगा, यानी कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होगी। एंड दिस इज़ द केस ऑफ वाटर। Next we have waves. So waves we have like longitudinal, transverse, electromagnetic. So longitudinal waves में क्या होता है, the particle move back and forth in same direction. So particles जो होते हैं they move back and forth like बैक फोर्थ, ये पार्टिकल है, बैक फोर्थ, एक ही डायरेक्शन में, वो सेम डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। सो साउंड के पार्टिकल जो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो इस तरीके से मूव करते हैं। ट्रांसवर्स वेव की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसवर्स वेव जैसे कि लाइट में होता है, तो पार्टिकल मूव अप एंड डाउन, तो पार्टिकल ऐसे अप एंड डाउन वो मूव कर रहे हैं। सो वो इस तरीके से मूव करते हैं। सो दिस इज नोन एज, ये किस तरीके की वेव बनाती है, ट्रांसवर्स। फिर आती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है दे कैन ट्रेवल विदाउट अ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट। सो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। मतलब कि अगर आप उन्हें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कोई मीडियम ना दो तो वो फिर भी ट्रैवल कर लेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लाइट की, सो लाइट स्पेस से ट्रैवल करके अर्थ पे आती है और स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है। सो लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? सो दे कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम, जैसे कि एक्स रे है, लाइट है, गामा, इंफ्रारेड, यूवी रेडिएशंस, सो ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
सो साउंड वेव के टाइप्स की अगर हम बात करें तो वी हैव इंफ्रासोनिक ऑडिबल, जिसको सबसोनिक भी कहा जाता है, एंड अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। सो इंफ्रासोनिक क्या होती है? इंफ्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। ऑडिबल साउंड मतलब जो हमें सुनाई देती है वो किस फ्रीक्वेंसी पे देती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज अगर साउंड है तो वो हमें सुनाई देगी, यानी वो ऑडिबल साउंड है या सबसोनिक साउंड है। इसको सबसोनिक भी बोलते हैं। फिर आती है हमारे पास अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब अबव 20,000। सो अबव 20,000 से ऊपर की जो साउंड है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो इसको आप ऐसे समझिए, 20 और 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। सो 20 से नीचे जो है इंफ्रासोनिक हो जाएगी। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो है वो ऑडिबल या सबसोनिक हो जाएगी। और इससे ऊपर जो है दैट इज अल्ट्रासोनिक। सो ऑडिबल साउंड की रेंज आपको पता होनी चाहिए कि हमें किस रेंज के हर्ट्ज की साउंड सुनाई देती है। सो ये है 20 to 20,000 हर्ट्ज। एको क्या होती है? एको होती है रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। आपने मान लीजिए कोई साउंड वेव को आपने भेजा, मतलब आप अगर कुछ बोले तो कुछ साउंड आएगी, साउंड वेव्स की फॉर्म में आएगी, है ना? तो वो जो साउंड है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड देन वो री रिफ्लेक्ट हो रही है, वो वापस से रिफ्लेक्ट होके फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। सो आपको फिर से वापस सुनाई देगी। सो दैट इज नोन एज एको। और वो एटलीस्ट 0.1 सेकेंड तक आपको कम से कम 0.1 सेकेंड तक वो आपको सुनाई दे रही है। सो दैट इज नोन एज एको। आपने देखा होगा कि जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं और हिल स्टेशन पे अगर हम पहाड़ के ऊपर खड़े होके कुछ बोलते हैं, तो वहां से जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वो चीज़ पलट के हमें सुनाई देती है। एक बंद कमरे में जब अगर हम बड़े हॉल में अगर खड़े होते हैं और बहुत तेज बोलते हैं, तो वो जो साउंड जाती है वो दीवारों से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होके वही साउंड वापस से हमें सुनाई देती है। और अगर वो री रिफ्लेक्ट हुई है तो वो हमें ज़्यादा देर तक सुनाई देती रहेगी। सो एटलीस्ट 0.1 सेकेंड तक वो हमें सुनाई देती है। सो दैट इज एको। नेक्स्ट वी हैव हीट एंड टेम्परेचर। सो हीट एंड टेम्परेचर में वी हैव हीट। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सो हीट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर हुई है। मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है तो हीट क्रिएट हुई है। टेम्परेचर पहले कम था, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, सो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कोई चीज़ की जो एक तरीके से हम बोलते हैं ना इसका टेम्परेचर कितना है, मतलब कि ये कितना गर्म है या ठंडा है। सो बेसिकली हम दो ही शब्दों से उसको डिफाइन करते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। तो टेम्परेचर का मतलब वही है कि टेम्परेचर क्या है, यानी कि गर्म है कि ठंडा है। So specific heat, we have heat required to raise temperature of 1 किलोग्राम by 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलोग्राम मास का जो टेम्परेचर है, तो हमें उस मतलब 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने में हमें जो हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है उसको स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। तो रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 किलोग्राम का जो मास है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में जितनी हीट की जरूरत पड़ रही है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि सॉलिड जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि लिक्विड जो है वो जिस टेम्परेचर पे गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट इज बॉइलिंग। सो ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग जो है वो सॉलिड टू लिक्विड के रिस्पेक्ट में है, और बॉइलिंग जो है वो लिक्विड टू गैस के रिस्पेक्ट में है। क्योंकि उबलने की जब हम बात करते हैं तो उबल के क्या होती है, गैस बनती है ना? सो जो पानी है जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब बर्फ पिघलता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग होता है जब लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो, यानी कि हमारा जो पानी है जो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में। सो इसको आप बर्फ पानी से याद कर सकते हैं। अगर आपके पास आइस है, आइस किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। देन वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। ठीक है। सो सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। लिक्विड जो है जब गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसको बोलता है बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वापस से जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में फ्रीजर में रखते हैं ना बर्फ जमाने के लिए,
सो आइस में कन्वर्ट करने के लिए उसको। लेटेंट हीट किसे कहा जाता है? लेटेंट हीट का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग स्टेट चेंज विदाउट टेम्परेचर चेंज। मतलब कि मान लीजिए कि सपोज करो हीट दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग स्टेट चेंज विदाउट टेम्परेचर चेंज। मान लीजिए कि आपने हीट प्रोवाइड की किसी बॉडी को, सो उसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो हीट तो उसमें फिर भी गई है ना। तो जो हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर हीट रिलीज हुई है ड्यूरिंग स्टेट चेंज विदाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है बट हीट एब्जॉर्ब हुई है, सो दैट इज नोन एज हिडन हीट, लेटेंट हीट। उसको लेटेंट हीट बोला जाता है, यानी कि वो हीट एब्जॉर्ब हुई है बट अभी स्टेट चेंज नहीं हुई है। जब आप बर्फ को अगर मान लीजिए सपोज करो आप बर्फ को टेम्परेचर देते हैं, आपने आइस को टेम्परेचर दिया, बट आइस जो है अभी वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ है बट हीट उसने एब्जॉर्ब की है ना। सो दैट इज नोन एज हिडन यानी लेटेंट हीट, उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। लाइट लाइट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो लाइट में सबसे पहला आता है रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम सरफेस। मान लीजिए कि ये आपने लाइट यहाँ से इंसिडेंट की टॉर्च से और ये किसी वॉल पे जाके हिट हुई और ये बाउंस बैक हो गई, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। सो लाइट जब बाउंस बैक हो जाए सरफेस से, इंसिडेंट लाइट, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जब पास करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मान लीजिए कि ये ऊपर वाला जो मीडियम है वो एयर है और नीचे वाला मीडियम वाटर है। सो लाइट जो है एक मीडियम से यानी कि एयर से जो वो पास कर रही है वाटर में, सो कुछ जो लाइट मतलब लाइट जो है थोड़ा सा बेंड हो जाती है, अपने पाथ से थोड़ा सा लाइट बेंड हो जाएगी। सो दैट बेंडिंग ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, सो उसको आप बोलते हो रिफ्रेक्शन। सो रिफ्लेक्शन में क्या था, बाउंस बैक, लाइट बाउंस बैक हो रही है, और रिफ्रेक्शन में क्या था, लाइट जो है वो बेंड हो रही है, अपने जो एक्सिस है उससे थोड़ा सा वो बेंड हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हुई है। सो उसकी स्पीड में चेंज होने की वजह से वो बेंड होती है। डिस्पर्जन की अगर हम बात करें, सो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कलर्स, यानी कि वाइट लाइट है, एक बैंड है पूरा वाइट लाइट है। सो जब हम उसे प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में बट जाती है, मतलब 7 कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। सो वाइट लाइट जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में जिनसे वो बनी है उसमें टूट जाती है या स्प्लिट हो जाती है, तो उसको आप बोलते हैं डिस्पर्जन, यानी वो बिखर गई, डिस्पर्ज हो गई। स्कैटरिंग किसे बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। सो जब लाइट जो है वो स्प्रेड होती है उसके पार्टिकल्स पे, जब मतलब जो स्काई में जो भी पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकल है, जब वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, तो स्प्रेड जब हो रही है लाइट, तो सबसे जो कलर सबसे ज़्यादा जिसके पार्टिकल जो है एक तरीके से जो सबसे ज़्यादा जिसके पार्टिकल स्कैटर होके वही कलर आपको दिखता है स्काई में। तो स्काई जो है इसीलिए ब्लू अपीयर होता है क्योंकि स्कैटरिंग होती है, स्प्रेडिंग होती है लाइट की। नेक्स्ट वी हैव मिरर एंड लेंस। सो मिरर एंड लेंस में हमारे पास आता है जैसे कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, देखो सब मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही रखी है, कुछ भी फालतू का कुछ भी नहीं रखा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सो ये सब चीजें आपको पढ़नी ही है भाई। सो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो उसको ये करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मिरर है वो किस लॉ पे काम करता है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉ पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉ पे काम करते हैं। लेंस जो होता है ना ये काम करते हैं रिफ्रैक्शन के लॉ पे। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, ये हम आगे जब हम नियम पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मतलब इसी वीडियो में पढ़ेंगे बट लास्ट में। सो कॉनकेव जो मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, वो कन्वर्ज करते हैं लाइट को, जो कि टॉर्च में यूज होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं, डाइवर्ज करते हैं लाइट को, जो कि व्हीकल्स में यूज होते हैं, ठीक है, बांट रहे हैं लाइट को। कन्वर्ज में क्या होता है कि लाइट ऐसे कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज में क्या होता है, लाइट बट रही है ऐसे, ठीक। अब हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो लेंस में उल्टा होता है, कन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। सो ये मैग्नीफायर्स में यूज होता है, कैमराज में यूज होता है, सॉरी। कॉनकेव लेंस जो है उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं हम, और ये मायोपिया करेक्शन में यूज होता है।
मायोपिया करेक्शन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इसमें।